जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस, जिसमें हमने आपका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, वो स्टार्ट किया है। इसमें आज के लेक्चर में हमारा जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस वाला जो एरिया है, जो टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे 2 पॉइंट्स ही रहते हैं लास्ट वाले। उसमें से एक पॉइंट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हर अटेम्प्ट में, हर क्वेश्चन के अंदर लाज़मी टेस्ट होता है। ये दूसरे वाला पॉइंट है, थोड़ा-सा वो डिफ़िकल्ट है, तो उसके भी अटेम्प्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बुक की तरफ जाने से पहले मैं आपको अकाउंटिंग जो आपने पढ़ी हुई है, आप ज़ाहिर-सी बात है पीआरसी 4 इंट्रो टू अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी। अब आप साथ-साथ एफआर 1 भी पढ़ रहे होंगे। तो डिस्कस करते हैं अब अकाउंटिंग में आपने चीज़ें पढ़ी थोड़ी रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट आप बनाते हैं। उसमें जो आपका सेल, ठीक है? फिर आपका नीचे अब एक्सपेंसेस में हम आ जाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उसके अलावा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, इसके अलावा आपका साथ में इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड सो ऑन। फर्दर भी बहुत सारे एक्सपेंस आपके पास हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, डिपेंड करते हैं बिजनेस कौन सा है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है, ये जो रिपेयर है, रिपेयर एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये आपका एक अकाउंट हेड है। आप इसको ये कहते हैं ना कि हेड, अकाउंट हेड या आप अकाउंट लेजर कहते हैं। फिर आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है आपका, ये भी क्या है, एक अकाउंट हेड है। फिर आपका जो लीगल एक्सपेंसेस है, ये भी क्या है, आपका एक अकाउंट हेड है। जब आप एक अकाउंट हेड का जो टोटल बैलेंस होता है, वो मिलकर बनता है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स के डेबिट क्रेडिट को नेट करने के बाद। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस का लेजर है, एंड मेंटेनेंस का मेरा लेजर है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा। मेरी 1 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन मैंने रिपेयर करवाया, उसकी अमाउंट थी 10,000, ठीक है। मैंने फिर 2 जनवरी को रिपेयर, उसकी अमाउंट थी 15,000। मैंने 3 जनवरी को रिपेयर कराया, उसकी अमाउंट थी 24,000। फिर आके आगे 25 फरवरी को मैंने की ट्रांजेक्शन की, उसकी अमाउंट जो मैंने पेमेंट की वो थी 30,000 रुपए। एंड करते करते सो ऑन, मेरा जो एक लेजर है, मतलब ये, इसके जो टोटल अमाउंट बन गई, ये बन गई 2,80,000 रुपए। जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट आ रही होगी, वो ये वाली आ रही होगी। मैंने क्या क्लोजिंग एंट्री पास की होगी, एसओसीआई में मैंने इसको 2,80,000 को जाकर क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। अकाउंटिंग में आप ऐसे ही करते हैं। फिर आपके पास एक नया लेजर होगा, मैं कह देता हूँ आपका वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। सेम आप उसमें ट्रांजेक्शन की होंगी। उसमें एक ट्रांजेक्शन थी आपकी 20,000 की, एक उसमें ट्रांजेक्शन थी आपकी 40,000 की। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये समझने के बाद वो आपके लिए एक तरह का हलवा बन जाएगा। और पेपर में ये पॉइंट, ये वाला जो आज चीज हमने पढ़नी है, ये हर पेपर में लाजमी लाजमी आती है, ठीक है। आपने मतलब ये देखनी है, 40,000, 60,000, 70,000, 30, 40, 70, 190, और ये 40,000। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ ये टोटल अमाउंट बन जाती है 2,30,000। मेरे ख्याल में बनती भी इतनी है, 60, 120 और 110, 230 बनती है। ये किधर गई होगी, एसओसीआई में 2,30,000 के हिसाब से, ठीक है। जो हमने पहला पॉइंट पढ़ना है, उसमें लॉ कहता है कि आपने, वो कहता है कि एक जो अकाउंट हेड है, सिंगल अकाउंट हेड मीन कि यहां पर हमने ये वाली जो प्रोविजन है, हर लेजर के बैलेंस के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई करनी। इसलिए मैंने बताया था कि सिंगल अकाउंट आप किसको हम कहते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक अलग सिंगल अकाउंट हेड है। जो आपका रिपेयर, प्रिंटिंग एंड मशीन, जो आपकी स्टेशनरी है, वो एक आपका अलग अकाउंट हेड है। सिमिलरली जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो लीगल एंड फर्दर एक्सपेंसेस हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं, वो आपके सिंगल अकाउंट हेड है। और ये वाली जो प्रोविजन है, ये आपने हर अकाउंट हेड पर सेपरेट सेपरेट अप्लाई करनी है, ठीक है। वो कहता है कि आपने अगर उसका एग्रीगेट टोटल बैलेंस कौन सा होता है, जो आप पी एंड एल के अंदर उसको लेकर जाते हैं। जैसे कि मेरा जो यहाँ पर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो बैलेंस था, वो है 2,80,000 रुपए। ये कितना यहाँ पर, ये मेरा एग्रीगेट अमाउंट है।
अगर मैं बात करूं प्रिंटिंग एंड मशीन स्टेशनरी की, वो अमाउंट है 2,30,000। ये क्या है? एग्रीगेट अमाउंट है। एक्सीड्स 2,50,000 रुपए। अगर आपके किसी सिंगल अकाउंट हेड की टोटल अमाउंट जो है वो 2,50,000 से अगर एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में मेड अदर देन बाई क्रॉस चेक, वही क्रॉस चेक आप थ्रू आपने पेमेंट करनी है, तो वो आपको एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस बनती हैं, दो केसेस हैं। एक अकाउंट हेड है, ठीक है। एक अकाउंट हेड में मैं कहता हूं कि उसका जो टोटल बैलेंस है इन एग्रीगेट, वो है 2,40,000 रुपए। एक अकाउंट हेड है, उसका बैलेंस है 2,50,001 रुपए। वो क्योंकि यहां पर कह रहा है एक्सीड्स 2,50,000 रुपए, एक्सीड्स, ठीक है जी। अब अगर मैंने ये सारी की सारी कैश पेमेंट की है, सारी की सारी, मैंने एक एक ही मैंने रिपेयर कराया था, उसकी लमसम पेमेंट थी 2,40,000 रुपए थी, एक ही ट्रांजेक्शन थी, मैंने कैश पेमेंट कर दी है। लॉ कहता है ये आपको अलाउ है। फिर लॉ यहाँ पर लॉ थोड़ा सा केस कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ पर लॉ कहता है कि अगर आपने 2,50,000 से एक अकाउंट का टोटल, एक लेजर का टोटल एक्सीड कर जाता है, उस केस में जितनी भी आपकी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जो कि 25,000 से एक्सीड्स करेंगी, वो सारी आपको डिसअलाउ हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर इस पॉइंट 2,30,000 है, इसमें मैंने जितनी पेमेंट भी करता रहूं, ये सारा मुझे पूरा एक्सपेंस ये वाला अलाउड है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है 2,50,000 वाला, वो वाला एक्सीड नहीं कर रहा। अब मैं ऊपर जाता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस के अंदर। अब यहां पर देखें, वो ये कह रहा है कि यहां पर जो टोटल अमाउंट है वो आपकी एक्सीड कर गई है, ये एक्सीड कर गई है आपकी, ये ग्रेटर देन है 2,50,000 से। जब भी किसी अकाउंट हेड का टोटल 2,50,000 से एक्सीड करेगा, तो उस अकाउंट हेड में जितनी भी ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है, वो सिंगल ट्रांजैक्शन की अमाउंट 25,000 से ज्यादा है, वो आपको डिसअलाउ हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कहता हूं कि 30,000 है, इसके बाद ये था 40,000, ठीक है, और ये था साथ में 22,000, एंड सो ऑन, बनी 2,80,000 बन गया। और ये मैं सारी पेमेंट की है इन कैश। अब मेरा 2,80,000 सारे का सारा डिसअलाउ नहीं होगा। इन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को मैंने देखना है, इनमें से जो भी ट्रांजेक्शन मेरी 25,000 से ज्यादा की होगी, वो मुझे क्या हो जाएगी? डिसअलाउ हो जाएगी। मैं हाईलाइट, जहां पर जो 30,000 रुपए है, ये मेरा डिसअलाउ हो जाएगा, मैं ऐड बैक कर दूंगा। जो 40,000 रुपए है, ये भी क्या हो जाएगा? मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में, अगर वो क्वेश्चन में कहता है, ऊपर ब्रेकअप देता है प्रॉफिट एंड लॉस का, कहता है कि आप ये हेड्स के एक्सपेंसेस है, नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में वो कहता है कि जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, जो कि 2,80,000 के ऊपर क्वेश्चन में आ रहा होगा, उसमें से दो ट्रांजेक्शन जिसकी जो अमाउंट है 40,000 एंड 30,000, वो कैश में पेमेंट की है, तो उसका 2,80,000 पूरा डिसअलाउ नहीं होगा। सिर्फ जो ये दो अमाउंट है 70,000 रुपए, ये आपका डिसअलाउ होगा, आप एड बैक कर देंगे। फिर एक और एग्जांपल, वो कहता है कि आपकी दो ट्रांजेक्शन हैं, ऊपर जो डिटेल्स गिवन है उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो बैलेंस आ रहा है 2,80,000 रुपए, उसमें दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसकी फिगर है 20,000 एंड 40,000, ठीक है, वो मैंने कैश में पेमेंट की है। तो उस केस में जो 20,000 है, क्योंकि वो 25,000 से नीचे है, वो डिसअलाउ नहीं होगा, वो मेरा अलाउड ही रहेगा। जो 40,000 वाली अमाउंट होगी, वो मेरी डिसअलाउ हो जाएगी, वो मैं क्या कर दूंगा? 40,000 में क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा। क्लियर? अब ये थी क्राइटेरिया, ये थी इसकी एक्सेप्शन की, मतलब अगर आपका अकाउंट बैलेंस टोटल 2,50,000 से एक्सीड करता है, तो उस केस में जितनी भी ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन उस अकाउंट बैलेंस की आपकी 25,000 से एक्सीड कर रही होंगी, वो आपको डिसअलाउ हो जाएंगी। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है।
जिसमें लॉ कहता है कि ये 4 सिचुएशंस हैं, 4 केसेस हैं, 5 केसेस हैं, जिसमें आपने बेशक सारी की सारी आप कैश पेमेंट करते रहें। 1 करोड़ की आपने पेमेंट्स की हैं, सारी कैश पेमेंट्स की हैं, आपको अलाउ होंगी। वो कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अबव प्रोविजन, जो हमने यहाँ प्रोविजन क्या पढ़ी थी कि 50,000 2,50,000 से अमाउंट जब एक्सीड करेगी वो डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर 25,000 से एक्सीड नहीं कर रहा, वो डिसअलाउ नहीं होगा। ये मैं भी आपको समझा चुका हूँ, ये वो वही वाला पॉइंट है। फिर कहते हैं कि अगर आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं तो वो आप 1 करोड़ पे कर दें कैश में, वो आपको अलाउ है। यूटिलिटी बिल्स में आपका आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स हैं, आपके वाटर बिल्स हैं, गैस की बिल्स हैं, आपकी जो है टेलीफोन की जो बिल्स हैं, वो आप सारे पे कर सकते हैं कैश में। फिर आपके हैं फ्रेट चार्जेस। अगर फॉर एग्जांपल मैपल लीफ है, ठीक है, या आपकी जो डीजी खान सीमेंट है, अब इनके जो ट्रांसपोर्टर के जो फ्रेट चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये सीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भिजवाते हैं, तो डेली बेसिस पर इनके बड़े बड़े ट्रक ट्रक जा रहे होते हैं। डेली बेसिस पे पता नहीं कितने टन, कितनी बोरी इनकी सीमेंट निकल रही होती है। तो ये वहां पर जो ट्रक ड्राइवर आया है, ठीक है, जो डेली बेसिस पर उनसे एक प्राइस लेता है, जो भी हिसाब किताब होता है, तो क्या उनको वो क्रॉस चेक देते रहे? अब उसको जो अकाउंट ना हो तो पैसे कहाँ से निकलवाएगा? तो लॉ कहता है कि जो फ्रेट चार्जेस हैं जिस बिजनेस के, वो भी जितने कैश में पे करता रहे, कोई मसला, कोई ममानियत नहीं है, कोई मना नहीं है, ठीक है। ट्रेवल फेयर, आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, आप फैसलाबाद से इस्लामाबाद जा रहे हैं, जो आप कैश में फेयर पे कर रहे हो, जो भी बिजनेस टूर्स होंगे, अगर एक आपका डायरेक्टर है वो कहीं जा रहा है मीटिंग के लिए, वो भाई एयर जाता है तो वो फेयर पे करेगा कैश के थ्रू। जितने भी ट्रेवल फेयर हैं आपको कैश में पे कर सकते हैं। फिर है पोस्टेज। पोस्टेज आपकी जो है, ठीक है, आप मतलब सारी डॉग डॉग भिजवाते हैं, टीसीएस करवाते हैं, वो भी आपको अलाउ है। अगर आप जो कोई भी गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करते हैं, ड्यूटीज पे करते हैं, या को आप फाइन पे करते हैं किसी भी गवर्नमेंट इदारे का, वो सारे का सारा आप कैश में पे कर सकते हैं। तो ये था आपकी ये वाली प्रोविजन। फिर नेक्स्ट ये पॉइंट आपका भी एग्जामिन नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि अगर कोई यूटिलिटी बिल का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, हम उस पर लिमिट लगा सकते हैं कि मैक्सिमम आपको यूटिलिटी बिल्स इतनी अमाउंट के अलाउ होंगे। अब भी कोई उन्होंने सच लिमिट लगाई नहीं है, तो ये आपका एग्जामिन नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा रह गया इसके अंदर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके लिए जो आपको पहले समझना चाहिए कि सेल्स टैक्स एक्ट में, ठीक है, क्या रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा होता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन सा होता है। जो हमारा सेल्स टैक्स, जिस तरह हम यहाँ पर आते हैं इनकम टैक्स में, हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, सिमिलरली सेल्स टैक्स के भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं, कुछ बेसिक रूल है, ठीक है। उसमें वो कहता है कि हर वो पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, उसने अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर करवाना है, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड था, अगर वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है और उसने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो ये उस पर प्रोविजन अप्लाई होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स मेड टू पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब वो उस टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा था, उसने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ हुआ था, बट नॉट रजिस्टर्ड। तो उस केस में बाई एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अब ये जो प्रोविजन है, अगर ये सेल्स करेगी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उस पर एप्लीकेबल होगा। अगर ये सेल्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने नहीं की, मतलब अगर कोई और पर्सन है जो ये सेल्स कर रहा है, तो ये उस पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ अप्लाई होगी ऐसा बिजनेस जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है और उसने सेल्स किए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो उन सेल्स के ऊपर एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होगा वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, आगे इसको पढ़ते हैं, फर्दर इसमें कंडीशंस भी हैं, अभी तक सादा अल्फाज में समझने के लिए। एक इंडस्ट्री अंडरटेकिंग है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और एक कस्टमर है मिस्टर तैफूर। मेरा पर्सनल बिजनेस है, ठीक है, मैं आगे उसको फर्दर सेल करता हूँ, लेकिन मैं रजिस्टर नहीं हुआ हुआ। तो उसने मुझे सेल्स की हैं, जो सेल की अमाउंट है वो है 5 लाख, सॉरी ये हम कर देते हैं 10 मिलियन, जी मेरी परचेज हो जाएंगी। टोटल जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, टोटल टोटल जो एक्सपेंसेस हैं, टोटल सेल, सॉरी ये सेल्स जो मैंने मिस्टर तैफूर को की हैं, ठीक है, टोटल सेल मेरी हैं
वो हैं 70 मिलियन। टोटल टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं मेरे यहाँ पर 70 मिलियन है, तो जी मैं कह देता हूँ 40 मिलियन, 30 मिलियन का प्रॉफिट कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने जो एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल कैलकुलेट करना, मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा? सेल्स टू तैफूर, जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ठीक है, इसको हम 100 मिलियन कर देते हैं, हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 100 मिलियन एंड 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाई टोटल एक्सपेंसेस, इसको हम कर देते हैं 80 मिलियन। जो टोटल जो एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल हैं टू मिस्टर तैफूर, वो बनते हैं 8 मिलियन के। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक जो 8 मिलियन जो मेरे एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू तैफूर की सेल्स हैं, वो जो डिसअलाउ हो जाएंगे। लेकिन इसकी आगे फर्दर एक्सेप्शन है। वो कहता है, फार्मूला सेम है, ठीक है, वो कहता है सी इज द टोटल अमाउंट, ए क्या अमाउंट है? ए इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम, बी इज द टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर, और जो सी है, सी वो अमाउंट है जो किसी मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स किए, मिस्टर तैफूर को सेल किए। लेकिन वो सेल्स अगर 100 मिलियन या उससे ज्यादा है तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई होगी। जहां पर जो मैंने एग्जांपल ली थी, इस एग्जांपल में बेशक मैंने तैफूर को 10 मिलियन की सेल्स की है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगी। अगर मैंने जो एक इंडिविजुअल पार्टी अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पार्टी को मैंने सेल्स की है 100 मिलियन या उससे ज्यादा, 100 मिलियन या उससे ज्यादा अगर मैंने सेल्स की हैं, तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई होगी। तो फिर हम क्या करेंगे? इस फार्मूला के थ्रू, जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है, ठीक है, इस फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे? ये एक्सपेंस जो एट्रीब्यूटेबल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेल्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और फिर लॉ कहता है जो मैक्सिमम आपको डिसअलाउ हो सकती है, द डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल डिडक्शन। अब यहां पर देखें, इसको हम समझते हैं, नई एग्जांपल बना लेते हैं। टोटल सेल्स थी, ये थी 500 मिलियन। अनरजिस्टर्ड को जो सेल्स थी, ये थी 120 मिलियन। टोटल जो एक्सपेंसेस थे, टोटल एक्सपेंसेस थे मेरे यहां पर 500 और ये 430 मिलियन। सबसे पहले क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है 120 मिलियन, 100 मिलियन से प्लस वाला, वो एक्सीड कर गया है, मतलब वो क्राइटेरिया मीट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? वर्किंग करूंगा एक्सपेंस डिसअलाउड की, जो मेरा एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो मैं कैलकुलेट करूंगा। अनरजिस्टर्ड, ठीक है सर, कैलकुलेट 4,30,000 डिवाइडेड बाई 500 मिलियन, तो 4,430 मिलियन, सॉरी, 500 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 120 मिलियन। ये हम एक्सेल में कैलकुलेट कर लेते हैं, आपने कैलकुलेटर पे करना है। 430 मिलियन, ठीक है, ये मेरी क्या टोटल टोटल एक्सपेंसेस है, और ये मेरी टोटल सेल्स कितनी है? ये है 500 मिलियन, ठीक है। और मेरे पास जो अनरजिस्टर्ड जो सेल्स है, वो सेल, सॉरी, जी मेरे पास बन जाती हैं, सॉरी कितनी थी, 130 मिलियन। अब ये मैंने क्या करनी है? एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो सेल्स ऑफ मिस्टर अनरजिस्टर्ड पर्सन, फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल एक्सपेंस है डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाई अनरजिस्टर्ड सेल्स। ये बन जाते एक्सपेंस मेरे पास बनते हैं 111 मिलियन, ठीक है। अब लॉ कहता है कि ये मेरे पास जो एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल बना है 111,800, ये बनना है 111,800 मिलियन।
800। अब मुझे लॉ कहता है कि जो टोटल एक्सपेंस डिसलॉ होगा, टोटल एक्सपेंस जो डिसलॉ होगा, मैक्सिमम डिसलॉ होगा, वो होगा 10% ऑफ एक्सपेंस डिसलॉ जो होगा, तो 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो कितना है? 10% मल्टीप्लाई बाय 430 मिलियन, ये अमाउंट बनती है 43 मिलियन। अब यहां पर जो टोटल एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है 111 मिलियन है, लेकिन मैक्सिमम जो डिसलॉ होगा वो 43 मिलियन होगा। तो जहां ये वर्किंग करने के बाद ये जो 43 मिलियन है, ये मैं क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा। ठीक है, ये मैं क्या कर दूंगा? एड बैक कर दूंगा। तो ये मेरी क्या थी? वर्किंग थी। जो मैंने पॉइंट पढ़े, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। ये जो हमारा सेक्शन था, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था एट्रीब्यूटेबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस वाला, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। आप चैप्टर 7 के अंदर बाकी पॉइंट सारे गपशप वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है, सॉरी, जो डिस्कस करने वाला है, वो आपके हैं बैड डेट्स। ये ये हम काफी डिटेल में इसको पे वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट की, 15 मिनट की। ये भी हर एग्जाम में तकरीबन टेस्ट होता है, या एक अटेम्प्ट छोड़ के टेस्ट होता है आपके न्यूमेरिकल के अंदर, और काफी अच्छा पॉइंट है। इसके ऊपर बनेंगे, फिर हम चले जाएंगे आपका इनका फ्रॉम जो बिजनेस में जो टैक्स डेप्रिसिएशन है, टैक्स मॉडर्नाइजेशन है, हम फिर वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।